गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गुड मॉर्निंग मैडम। यूनिट 4 बेटा आवाज मैडम प्रार्थना झाली। प्रार्थना हो गई बेटे, आप लेट हो गए मेरे बच्चे। ठीक है, म्यूट कर लीजिए बेटे। थैंक यू। ओके नहीं तो मेरी आवाज मुझे आती है, ठीक है, पढ़ाने में दिक्कत होती है। तो भोली का ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस सोशल इवल्स। सोशल इविल होता है समाज की विकृति, समाज में जो कमियां होती हैं। बड़े शहरों में अलग तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे नौकरियां नहीं होती, रहने के लिए घर नहीं होते, साफ हवा नहीं होती, है ना, महंगाई होती है। छोटे शहरों में क्या दिक्कत होती है, आपको हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, स्कूल कम होंगे, दूर दूर होंगे, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होंगी, कॉलेज नहीं होगा, कॉलेज के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। और गांव में अलग तरह की समस्याएं होती है, यातायात के साधन नहीं मिलते, बस ट्रेन ये सब पकड़ने के लिए आपको गांव से बाहर जाना पड़ता है। स्कूल कम होते हैं या दूर दूर होते हैं, है ना, कुछ दवाएं नहीं मिलती, हॉस्पिटल नहीं होते गांव में, कुछ छोटी मोटी एक कोई मेडिकल क्लिनिक होता है, तो अगर किसी कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी को दवाई चाहिए या इमीडिएटली कोई इलाज चाहिए तो वो नहीं हो पाता। तो हर जगह की अपनी एक सीमित लिमिटेशंस होती हैं। और एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो गांव के अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, शहर की अपनी होती है ना, छोटे शहरों की अपनी होती है, और जो बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं जिसमें बहुत लोग रहते हैं, उसमें उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना। तो बड़े शहरों की और गांव की सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है ना। एक ये भी होता है कि लड़कियों को बराबर नहीं समझा जाता, लड़कों को जेंडर इनइक्वालिटी होती है। एक ये भी होता है कि गांव में शायद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती, क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं है, जो उनको स्कूल जाके ही पता चलेगा। बहुत लोग चौथी पांचवी से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलती। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, वेरी फ्यू यंगस्टर्स लाइक टू टेक अप सोशल वर्क एज अ करियर। समाज सुधार का काम बहुत कम लोग करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर। तो क्यों लगता है आपको ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि शायद उसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है अपना घर छोड़ के काम करने के लिए, है ना, और बहुत अंदर से भी बहुत आपको ताकत चाहिए। जब आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो सामाजिक स्तर पे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो एक्सपोजर आपको थका भी देता है ना, आपको परेशान भी कर देता है। तो उसके लिए आपको बहुत अंदर से एक हिम्मत और ताकत चाहिए। और जो लोग सामाजिक कार्य में जुड़ते हैं, उनकी तनख्वाह
या आमदनी बहुत अच्छी नहीं होती, उस वजह से भी बहुत कम लोग इसमें जाना चाहते हैं। एक बार सुन लेते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इन कारणों से हमारे जो यंग बच्चे हैं वो इसको अपना सामाजिक कार्य को अपना करियर नहीं बनाना चाहते, है ना। अब आगे चलते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स एंड सम एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड इन 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फॉर्म, जब आप किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, ये ठंडा मौसम है। आप एक चीज की बात कर रहे हैं, आप मौसम की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरेटिव होता है जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर। कंपेयर माने तुलना। जब आप दो चीजों की तुलना करते हैं तो आप कंपैरेटिव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूं दिल्ली इज कोल्डर देन मुंबई, तो मैंने दो चीजों को कंपेयर किया, मुंबई और दिल्ली को, तो मैंने कंपैरेटिव यूज किया, ठीक है। मैंने तुलना वाला, दो चीजों की तुलना वाला फॉर्म यूज किया। पॉजिटिव फॉर्म था कोल्ड, और जब मैंने दो लोगों को कोल्ड, जब मैंने दो चीजों को कंपेयर किया तो कोल्डर देन। और अगर मैं दो से ज्यादा शहरों को कंपेयर करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जम्मू इज द कोल्डेस्ट सिटी इन इंडिया, हिंदुस्तान की सबसे ठंडी जगह है, सबसे ठंडी सिटी है, ठीक है। तो हो जाएगा द कोल्डेस्ट। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव होता है जब आप दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। जब दो की तुलना करते हैं तो आप कंपैरेटिव यूज करते हैं, और जब सिर्फ एक चीज की बात करते हैं तो आप पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो और कंपैरेटिव के साथ हमेशा दैन आता है, और सुपरलेटिव के साथ हमेशा द आता है, ठीक है। तो कोल्ड, कोल्डर देन, द कोल्डेस्ट, ठीक है। तो ये टेबल एक बार देख लेते हैं। सिंपल कंपैरेटिव हो जाएगा सिंपलर देन, और सुपरलेटिव हो जाएगा द सिंपलेस्ट। प्रिटी, प्रिटियर देन, द प्रिटीएस्ट। डीप, deeper than, the deepest. Intelligent, more intelligent than,
मोस्ट इंटेलिजेंट, आप देख रहे हो इनमें EREST लगा है, लेकिन कुछ में आप मोर और मोस्ट लगाते हैं, शब्द वही रहता है, उसी शब्द में आप मोर और मोस्ट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये दूसरा है अफेक्शनेट में मोर अफेक्शनेट एंड मोस्ट अफेक्शनेट, इसमें EREST नहीं लगता, इसमें हमने मोर और मोस्ट लगाया है। तो कंपैरेटिव में मोर लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाता है, ठीक है। गुड, और कुछ होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म अलग होते हैं, वो आपको ध्यान से याद करने पड़ेंगे। शी इज अ गुड गर्ल, या शी हैज गुड हैंडराइटिंग, her handwriting is better than her brother's, her mother has the best handwriting in the family. The best, सबसे बेस्ट किसमें? घर में, स्कूल में, शहर में, देश में, दुनिया में। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन द फैमिली। मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, क्लास की सबसे होशियार बच्ची, ठीक है। तो सुपरलेटिव के साथ हमें, कंपैरेटिव में हम बताएंगे हम कौन सी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, और सुपरलेटिव में हम बताएंगे किसमें बेस्ट है, ठीक है। यंग, younger than the youngest. My brother is young, my sister is younger than my brother, my second sister is the youngest in the family, ठीक है। near, nearer than the nearest, quick, quicker than the quickest, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा देखने के लिए कि किस में EREST आता है और किस में मोर एंड मोस्ट आता है, ठीक है। इनको आप सेंटेंसेस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो बैक टू द बुक। पिक आउट हिंदी वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी रिटन इन इंग्लिश। वो हम जब पढ़ेंगे, जब हम देख लेंगे कि स्टोरी में कौन से हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हम स्टोरी पढ़ने के बाद करेंगे। और ये करने से पहले राइट 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग। हर जगह का एक फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है ना। तो शहर में रहने के क्या फायदे हैं, और एडवांटेजेस माने फायदे और ड्रॉबैक्स माने कमियां। गांव में रहने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, ठीक है। तो जब आप शहर में रहते हैं तो आपको बेहतर स्कूल मिलते हैं, नौकरी मिलने के ज्यादा चांस होते हैं, हॉस्पिटल, मेडिकल केयर, डॉक्टर्स आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन शहर में रहने के नुकसान क्या है कि बहुत पोल्यूशन है, बहुत लोग हैं, भीड़ बहुत है, और महंगाई बहुत है, हर चीज बहुत महंगी है। अगर आप गांव में रहते हैं उसके अपने फायदे हैं, हवा साफ है, शांति है, शोर शराबा नहीं है, ट्रैफिक का, गाड़ियों का, ऑफिसेस का, और सब लोग एक दूसरे को, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, आप एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे का नाम जानते हैं, परिवारों को जानते हैं, और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। और कमियां उसकी क्या है कि फैसिलिटी कम है, हॉस्पिटल है तो एक आध है, या बहुत दूर है, या है ही नहीं, शहर में है, नौकरियां बहुत कम है, स्कूल भी आपको एक दो ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं आपको
एक गांव में नहीं मिलेंगी। तो नौकरी की दिक्कत है, क्योंकि गांव में वही 2-4 काम है, वो लोग खुद कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा नौकरी की चांसेस वहां नहीं है। और स्कूल कॉलेजेस कॉलेजेस तो गांव में या तो है नहीं, या इक्का दुक्का है, स्कूल भी बहुत कम मिलेंगे आपको। या तो प्राइमरी तक का स्कूल मिलेगा, और बड़ा छठी से ज्यादा, अगर छठी से आप बड़े हो गए हैं तो आपको गांव से बाहर जाना होगा। ठीक है, तो हर चीज के, सिटी लाइफ के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं, और गांव में रहने के भी अपने फायदे हैं और अपने नुकसान, अपनी कमियां भी हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जहां भी आप रहेंगे उसके हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप सिक्का लेते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर चीज के फायदे होते हैं और कुछ उसके साथ कमियां भी साथ आती हैं। ओके, भोली। K.A. Abbas was an Indian film director, novelist, screenwriter, and a journalist in the Urdu, Hindi, and English languages. His films won national awards. He's considered one of the pioneers of Indian parallel or neo-realistic cinema. His column Last Page holds the distinction of being one of the longest running columns in the history of Indian journalism. तो अब्बास जो थे वो फिल्म डायरेक्टर भी थे, नॉवल भी लिखते थे, स्क्रीन राइटिंग भी करते थे। स्क्रीन राइटिंग होता है जो आप फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, और जर्नलिस्ट भी थे, और उनको खूब सारे अवार्ड्स भी मिले थे। पढ़ लेते हैं अब उन्होंने क्या लिखा है। Part 1. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the Simpleton. भोली आप जानते हैं, भोली माने शरीफ, सीधी। तो इस बच्ची का नाम सुलेखा था, लेकिन इसको सब भोली कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो बहुत ही भोली थी। भोली माने, ठीक है। She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot of her bed on her. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. तो जब वो 10 महीने की थी, वो बिस्तर से गिर गई सर के बल, और उसके सर में चोट लगी, और उससे उसके दिमाग पे शायद थोड़ा बहुत असर पड़ा. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. तो कहते हैं कि उसके दिमाग में जो चोट लगी, उस वजह से उसका वो थोड़ी सी चीजों में पीछे रहने लगी, थोड़ी स्लो हो गई, और इसीलिए उसका नाम होली पड़ा. At birth she was very fair and pretty. जब वो पैदा हुई थी वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, गोरी चिट्टी. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only her eyes were saved. But her entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. तो smallpox जब होता था तो ठीक होने के बाद वो शरीर पे निशान छोड़ जाता था. अगर आप देखें तो इस तरह से स्मॉल पॉक्स के आपको निशान, तो इस तरह के निशान भोली के सिर्फ चेहरे पे नहीं, उसके पूरी इस तरह से उसके पूरे शरीर पे हो गए थे. तो उसका स्मॉल पॉक्स तो ठीक हो गया था, लेकिन जो उसके दाग पड़े थे उससे,
उसके सिर्फ चेहरे पे नहीं, उसके पूरे शरीर पे ये दाग हो गए थे। सिर्फ आंखें बची थी, बाकी पूरे शरीर पे उसके काले गहरे धब्बे हो गए थे। उनको क्या कहते हैं? पॉक मार्क्स। पॉक मार्क्स मतलब स्मॉल पॉक्स ने जो निशान छोड़े उनको पॉक मार्क्स बोला है। Little Sulekha did not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. तो 5 साल तक तो सुलेखा बोली ही नहीं, उसने बोलना ही शुरू नहीं किया, और जब वो फाइनली बोली तो वो तुतला कर बोलती थी। स्टैमर मतलब हकला के, रुक रुक के बोलती थी। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. तो वो बहुत, पहले तो वो बोली बहुत लेट, और जब वो बोली तो उसका वो रुक रुक के बोलती थी, तो जब वो ऐसा करती थी बंद कर, तो और बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तो उसने जो थोड़ा बहुत बोलती थी वो भी उसने बोलना बंद कर दिया। तो जो थोड़ा बहुत वो बोलती थी वो भी उसने बोलना बंद कर दिया। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. तो रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, और भोली उनमें सबसे छोटी थी। तो अच्छा खाता पीता परिवार था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। All the children except Bholi were healthy and strong. तो हेल्दी के भोली के अलावा सारे बच्चे, उनकी सेहत अच्छी थी, खाते पीते घर के थे और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे, सेहतमंद थे। The sons were sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. तो बेटों को पहले स्कूल में पढ़ाया और फिर कॉलेज में पढ़ने भेज दिया, और जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसकी शादी कर दी गई थी। Second daughter Mangla's marriage had also been settled. Ramlal would think of third Champa. तो मंगला की शादी भी फिक्स हो गई थी दूसरी बेटी की। पहली बेटी की तो राधा की तो शादी हो चुकी थी, दूसरी बेटी मंगला की शादी पक्की हो गई थी। और फिर उन्होंने, रामलाल ने अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना शुरू कर दिया। They were good looking, healthy girls. तो सेहतमंद लड़कियां थी, सुंदर थी, तो उनके लिए लड़के ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं थी। It was not difficult to find bridegrooms for them. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. लेकिन रामलाल को चिंता थी अपनी चौथी बेटी की। ना तो वो देखने में सुंदर थी, ना वो बहुत होशियार थी। तो रामलाल को चिंता थी कि इस भोली की शादी कैसे होगी। Bholi was 7 years old when Mangla was married. तो मंगला कौन सी सिस्टर है? दूसरी। राधा की तो शादी हो चुकी है, उसके बाद जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। The same year, a primary school for girls was opened in their village. हमने भी बात की थी, गांव में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती, तो इतने दिनों बाद फाइनली गांव में एक लड़कियों का प्राइमरी स्कूल खुला। The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, so you must set an example to the villagers. You must send your daughter to school. तो क्या था, स्कूल तो खुल गया, लेकिन लोगों को कन्विंस भी करना था कि अपनी बेटियों को पढ़ने भेजो। लड़कियों को पढ़ाने में लोगों का बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपने देखा रामलाल ने भी अपने बेटों को पढ़ने भेजा और अपनी बेटियों की
शादियां कर दी। तो उन बेटी की पढ़ाई में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो और वही गांव का माहौल होगा। तो जब तहसीलदार साहब स्कूल की इनॉग्रेशन करने आए, जब स्कूल उन्होंने रिबन काटने आए, तो उन्होंने रामलाल को बोला कि आप सरकारी ऑफिसर हैं, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आपको एग्जाम्पल सेट करना है, आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए, आपको देखकर बाकी लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने भेजेंगे। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो फिर उस रात रामलाल ने अपने पत्नी से इस बारे में बात की। तो वो कहने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? सोचो क्या मानसिकता है कि अगर लड़कियां पढ़ ली तो उनसे कोई शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। बट रामलाल had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her." तो लेकिन रामलाल को अपने सीनियर की बात, वो तहसीलदार की बात टाल नहीं सकता था। तहसीलदार ने उनको बोला था कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो। तो फाइनली रामलाल की पत्नी ने उसे कहा कि ठीक है, ऐसा करो, भोली को भेज दो। वैसे भी भोली का कोई शादी का तो चांस है नहीं, वो इतनी, उसका चेहरा इतना बदसूरत है और वो बिल्कुल भी समझदार नहीं है, दिमाग से मंद बुद्धि है, तो उससे वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। तो उसे स्कूल भेज दीजिए, हमारे टीचर संभालेंगी उसको, वो उसकी चिंता करेंगी, हम क्यों उसकी चिंता करें, टीचरों को चिंता करने दो, भोले की भेज दो आप भोली को। तो अपनी तीसरी बेटी को स्कूल नहीं भेजा उसने, भोली को स्कूल भेजने के लिए वो राजी हो गई, क्योंकि वैसे भी भोली की शादी होने की कोई उसको उम्मीद नहीं दिखती थी। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. She didn't know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow, Lakshmi, had been turned out of the house and sold. तो अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उसको बोला, चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। और भोली डर गई, क्योंकि उसको कोई अंदाजा नहीं था कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या होता है। उसने देखा कि कुछ दिन पहले उनकी गाय को घर से निकाला गया था और बेच दिया गया था। उसको लगा मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मुझे घर से निकाल रहे हैं। तो वो डर गई। नो नो, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. तो उसने हकलाते हुए, डरते हुए अपने पिताजी का से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे मत लेके जाइए। "What's the matter with you, you fool?" shouted Ramlal. "I'm only taking you to school." तो रामलाल गुस्सा होने लगे। उन्होंने कहा, बेवकूफ लड़की, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं स्कूल ही तो ले जा रहा हूं तुम्हें। Then he told his wife, "Let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and other schoolgirls think of us when they see her?" तो रामलाल ने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि इसको ढंग के कपड़े पहना दो, नहीं तो वो जो टीचर्स हैं और जो बाकी लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। तो भोली के ने कभी भी अपनी जिंदगी में नए कपड़े नहीं पहने थे। उसने हमेशा अपनी बड़ी बहनों की उतरन पहनी थी। The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. तो भोली की क्या हालत थी, कभी उसके नए कपड़े नहीं बने, अपनी बहनों के पुराने कपड़े वो पहनती थी। अगर वो कपड़े फटे हुए हैं या गंदे हैं तो कोई उसको ना उसके कपड़े धुलते थे, ना उसके कोई कपड़े ठीक करता था या सिलता था। पुराने कपड़े तो उधड़ जाते हैं ना, कहीं से उधड़ गया, कहीं से फट गया, और पहने हुए तो गंदे भी होते हैं। तो उसके उसकी सफाई का या उसके कपड़ों का किसी को कोई ख्याल नहीं था।
But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted चंपा. लेकिन आज उसको एक साफ ड्रेस पहनने को मिली, और उसको क्यों मिली? क्योंकि वो धुल धुल के कपड़ा सुकड़ गया था और चंपा को आता नहीं था, छोटा हो गया था, तो इसलिए आज वो भोली को मिल गया. She was even bathed and oil rubbed into her dry and matted hair. आज वो नहाई भी, उसके सर में तेल की मालिश भी हुई, और आज उसको साफ सुथरा बनने का मौका मिला. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. जब ये हुआ तब भोली को विश्वास हुआ कि मैं कहीं घर से अच्छी जगह जा रही हूँ. क्यों? घर में तो वो गंदी संदी रहती थी, ना उसको कोई कपड़े साफ होते थे, ना उसका कोई ध्यान रखता था. तो उसको लगा अगर मैं नहा धो के मैं अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, मेरे बालों में तेल लगाए जा रहे हैं, तो शायद मैं घर से अच्छी जगह आज जा रही हूँ. आज इसकी ट्रांसलेशन सुन लेते बेटा. तो तब जाके उसको समझ में आया कि मैं तो, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मैं किसी अच्छी जगह जाने वाली हूँ. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. जब वो स्कूल पहुंचे तो स्कूल में क्लासेस शुरू हो चुकी थी, और रामलाल ने हेडमिस्ट्रेस को जाकर अपनी बेटी सौंप दी. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. भोली कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, और पहली बार उसको अकेला छोड़ के रामलाल चले गए तो वो घबराते हुए आसपास देख रही थी. उसकी आंखों में डर था. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books and writing on slates. उसने देखा कि आसपास बहुत सारे कमरे हैं. उन कमरों में, हर कमरे में लड़कियां बैठी हैं, उसकी जैसी लड़कियां, जो चटाई पे बैठी हैं पालती मार के, और वो बुक्स पढ़ रही हैं और स्लेटों में लिख रही हैं. The headmistress asked Polly to sit down in a corner in one of the classrooms. तो एक क्लास में हेडमिस्ट्रेस उसको ले गई और भोली को कोने में बिठा दिया. Polly did not know what exactly a school was like and what happened there. तो भोली को इस बात की कोई समझ नहीं थी कि स्कूल कैसा होता है, स्कूल में क्या होता है, तो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था. But she was glad to find so many girls almost her own age present there. She hoped that one of the girls might become her friend. लेकिन क्या खुशी थी भोली को कि मेरी जैसी लड़कियां हैं, मेरी हम उम्र की हैं, और उसको उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक उसकी सहेली बन जाएगी. इससे पता चलता है वो कितनी अकेली थी. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. तो जो लेडी टीचर थी वो क्लास में कुछ बोल रही थी, लेकिन सब भोली के सर से ऊपर से जा रहा था, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था. लेकिन वो आसपास क्लास में देख रही थी, सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी, वो उसको बहुत पसंद आ रही थी. रंग बिरंगी जो पोस्टर्स क्लास में दीवारों पे लगे हुए थे. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard.
and the cow was like their Lakshmi. Suddenly, Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. तो दीवार पे क्या क्या था? उसने देखा कि ब्राउन कलर का घोड़ा है, जैसे घोड़े पे तहसीलदार बैठ के आते हैं. काले रंग की बकरी है, जैसे उसके पड़ोसी के पास है. हरे रंग का तोता है, जैसे उसने आम के बाग में देखा था. और उसकी लक्ष्मी जैसी एक गाय की फोटो है. तो वो सब ये सब तस्वीरें देख रही थी. तभी भोली ने देखा कि उसकी टीचर उसके साथ खड़ी है और उसकी तरफ मुस्कुरा रही है. What is your name, little one? तो टीचर ने बड़े प्यार से पूछा कि बच्ची, आपका नाम क्या है? भो 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 She could stammer no further than that. कुछ तो वो हकलाती थी, कुछ वो शर्मा रही थी. तो वो पूरा भोली भी नहीं बोल पाई. उसके मुंह से सिर्फ भो भो निकल रहा था. Then she began to cry. अब वो नए लोग हैं, नई जगह है और वो ढंग से बोल भी नहीं पा रही. तो उसको एकदम से बहुत शर्म महसूस हुई और उसने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया. बेचारगी में रोना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही और अब सब ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. She began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो उसने किसी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा. क्यों? क्योंकि उसको लगा कि वो लोग मुझ पे हंस रहे होंगे क्योंकि मैं ढंग से बोल नहीं सकती. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. जब क्लास खत्म हुई, घंटी बजी, तो सब लड़कियां क्लासरूम से बाहर भाग गई. लेकिन भोली वहीं पे चुप सर नीचे करके चुपचाप बैठी रोती रही. सॉब माने सिसकियां ले लेके जैसे रोते हैं, तो वो वहीं कोने में सिसकियां ले लेके रो रही थी. Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. तो टीचर ने बहुत प्यार से और बहुत नम्रता से उसका नाम लिया. तो भोली ने कहा, जिंदगी में कभी भी किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की थी. अपना नाम इतने प्यार से टीचर के मुंह से सुन के उसका एकदम दिल को छू गया. Get up, said the teacher. It was not a command but a friendly suggestion. Bholi got up. तो टीचर ने उसको बड़े प्यार से कहा कि उठो बेटा. तो वो ऑर्डर नहीं था. उन्होंने धमका के नहीं बोला कि खड़े हो. उन्होंने प्यार से बोला उठो बेटा. और भोली उठ गई. Now tell me your name. तो अब अकेले में टीचर ने उसको बोला, ध्यान से आराम से बोला कि मुझे अब अपना नाम बताओ. Sweat broke all over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? और ये सुन के भोली को पसीने छूटने लगे कि अब मैं दोबारा हकलाऊंगी और फिर मुझे मेरी बेइज्जती होगी. और वो नहीं चाहती थी कि इतनी काइंड टीचर के सामने उसका वो फिर से अपना हकलाना शुरू करे. However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. लेकिन भोली ने कहा, मन में सोचा कि ये टीचर बहुत ही अच्छे दिल की है, ये मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी. तो फिर उसने कोशिश की दोबारा. She began to stammer. फिर उसने वैसे ही बोलना शुरू किया. तो टीचर ने बोला, वेल डन, वेल डन. ठीक है, कोशिश करो, पूरा नाम बताओ. और फाइनली वो बोल पाई, भोली. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement.
जब टीचर ने उसको प्यार से उसको बोलते रहे कि हाँ बेटा बोलो, आगे बोलो, तो वो अपना नाम बोल पाई और फिर उसको बड़ा शांति मिली, बहुत खुशी मिली कि मैं अपना नाम टीचर को बता पाई. Well done. The teacher patted her affectionately and said, pat माने पीठ थपथपाना, कि टीचर ने उसकी पीठ उसको थपथपाया और कहा शाबाश. Put the fear out of your heart and you'll be able to speak like everyone else. टीचर ने कहा अपने दिल से डर निकाल दो और तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगी. Bholi looked up as if to ask, really? Yes, yes, it'll be very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. तो टीचर ने कहा हाँ कोई मुश्किल नहीं है, एक बार ये डर तुम्हारे दिल से निकल जाए तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगी, लेकिन तुम्हें स्कूल रोज आना है. आओगी? भोली ने कहा. मुंह से कुछ नहीं बोली, कहती है सर हिलाया उसने. नो, से इट अलाउड. टीचर ने कहा नहीं सर नहीं हिलाना, मुंह से बोलो. तो फिर उसने बोला यस. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. पिछली बार अपना नाम कहने में वो कितनी बार हकलाई थी, लेकिन यस वो इस बार थोड़ा सा ठीक से बोल पाई और उसको खुद अचंभा हुआ कि मैं तो पहले से अच्छे से बोल पा रही हूँ. Didn't I tell you? और टीचर ने कहा देखो मैंने बोला था ना तुम बोल पाओगी. ये लो, now take this book. और उन्होंने भोली को एक किताब दी. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, house, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. And with each picture was a word in big black letters. तो इस किताब पे क्या था, जैसे हमारा होता है ना ए से एप्पल, अ से क से कमल, तो एक कितनी बड़ा सा अक्षर था काले रंग में छपा हुआ और उसके साथ एक तस्वीर थी. तो एक अल्फाबेट सिखाने वाली, अक्षर सिखाने वाली एक किताब टीचर ने उसको दी. In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. कहती है कि तुम ये किताब पढ़ने की शुरू करो, 1 महीने में तुम ये पढ़ पाओगी, उसके बाद फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, इससे ऊंचे लेवल की, फिर इससे ऊंची क्लास की बुक दूंगी और ऐसे ऐसे तुम पढ़ना सीख जाओगी. In time, you will be more learned than anyone else in the village. कहते हैं अगर तुम पढ़ती रहोगी तो तुम अपने गांव में सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी. सबसे पढ़ी लिखी बन जाओगी, लड़की भी नहीं, सबसे, लड़का लड़की आदमी औरत सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी तुम हो जाओगी अपने गांव में. Then no one will be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you'll be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. कहते हैं और जब तुम गांव में सबसे पढ़ी लिखी लड़की होगी, सबसे पढ़ी लिखी होगी तो तुम पे कोई नहीं हंस पाएगा और सब तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारी बात को इज्जत देंगे और तुम्हारा ये जो हकलाना है वो भी खत्म हो जाएगा. कहते हैं अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. पहली बार भोली को खुशी महसूस हुई और उसको लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है. ठीक है. 10 years passed. ऐसे समय बीतता रहा. The village became a small town. The primary school became high school. There was now a cinema with under a tin shed and a cotton mill. The mail train began to stop at the railway station. और धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा. गांव एक छोटा शहर बन गया. वहां पे हाई स्कूल खुल गया. वहां पे एक छोटा सा सिनेमा हॉल खुल गया. एक कॉटन मिल खुल गई और जो ट्रेन थी, मेल ट्रेन थी, वो उनके रेलवे स्टेशन पे रुकने लगी.
One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" "Yes, certainly," his wife said. "Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry." इसका मतलब कोई एक रिश्ता आया है भोली के लिए, जिसके लिए रामलाल और उसकी पत्नी बात कर रहे हैं। तो रामलाल कहते हैं, मैं हाँ भर दूं बिशाम्बर के जो रिश्ता आया है उसके लिए। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ, भोली बहुत किस्मत वाली है, उसको ऐसा अच्छा दूल्हा मिल रहा है जिसकी अपनी दुकान है, अपना घर है, और बैंक में भी उसके पास सेविंग्स हैं, पैसे हैं, और वो हमसे दहेज भी नहीं मांग रहा। That's right, but he's not so young, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. लेकिन रामलाल को क्या लग रहा था, वो कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन वो ऑलमोस्ट मेरे बराबर का है, और वो थोड़ा सा लंगड़ा के भी चलता है, और जो उसकी पहली पत्नी से जो उसके बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं। So what does it matter? His wife replied. 45 or 50, this is no great age for a man. We are lucky that he's from another village and doesn't know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. लेकिन जो भोले की माँ थी, वो उसको इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहती है कि कुछ नहीं फर्क पड़ता, 45 का हो, 50 का हो, क्योंकि वो तो अच्छा है कि वो दूसरे गांव से है और वो नहीं जानता कि हमारी भोली के जो निशान है, और वो थोड़ी सी मंद बुद्धि भी है, और अगर ये हाँ नहीं किया इस रिश्ते को, तो भोली सारी उम्र कुंवारी रह जाएगी। यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। फिर भी रामलाल को ये चिंता थी कि मेरी बेटी मानेगी या नहीं, उसको कैसा लगेगा। What will that witless one say? She's like a dumb cow. तो उसकी पत्नी कहती है, वो क्या कहेगी, वो तो बिल्कुल बेवकूफ है, वो तो उसमें कहाँ दिमाग है कुछ भी कहने का। Maybe you're right, muttered रामलाल। रामलाल ने कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, उसको नहीं समझ है इन सब चीजों की, वो क्या ही बोलेगी बेचारी। तो इन दोनों को नहीं पता कि जब से भोली स्कूल गई है तो उसकी पर्सनालिटी कितनी बदल गई है। In the corner of the courtyard, Holly lay awake in her cot and listened to her parents' whispered conversation. अच्छा, जब भोली के माँ बाप बात कर रहे हैं तो भोली वहीं लेटी हुई है पास में, और वो अपने माँ बाप की बातें सुन रही है। वो अपनी तरफ से धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन भोली को उनको सब बातें समझ सुनाई दे रही हैं। Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band was playing a popular tune from an Indian film, headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. तो बिशाम्बर एक पंसारी था, इसके अच्छा खासा काम था, अच्छी खासी दुकान थी, और वो खूब सारे बैंड बाराती लेके आया, खूब बाजा बज रहा था, और घोड़ी पे बिशाम्बर बैठा हुआ था, और रामलाल को बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी का इतना अच्छे से शादी हो रही है, उस बेटे की जिसको उसको उम्मीद नहीं थी कि इसको कोई ब्याहेगा, इससे कोई शादी करेगा। Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. जो भोली की जो बड़ी बहनें थी, उनको भी देख के ये सब बहुत जलन हो रही थी। और फिर वो टाइम आया जब कहते हैं कि दुल्हन को लेके आओ, bring the bride. Boli, clad in red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Garland the bride, one of the friends prompted Bishambar thus. तो फिर वो वरमाला हुई. The bridegroom lifted the garland of the yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance
The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. तो वरमाला के समय किसी ने उसके सर से पल्लू खींच दिया और उसका चेहरा बिशांबर को दिख गया। और फिर बिशांबर माला डालते डालते रुक गया। Have you seen her? Said Bishambar to the friend next to him. She has pockmarks on her face. So what? You're not young either. Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. तो बिशांबर ने अपने दोस्त को कहा, तुमने उसका चेहरा देखा? उसके तो सारे चेहरे पे निशान है। तो बिशांबर के दोस्त ने कहा, तो क्या हो गया? तुम भी तो बहुत उससे बड़ी उम्र के हो। कहते कोई बात नहीं, उससे क्या होता है, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूंगा तो मैं 5,000 रुपए दहेज लूंगा। Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. तो बिशांबर ने अपनी पगड़ी नहीं, रामलाल ने अपनी पगड़ी बिशांबर के चरणों में रख दी कि मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है आपको देने को, मेरे पास 2,000 है, मैं आपको 2,000 दे देता हूँ, आप मेरी ऐसे बेइज्जती मत कीजिए। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। कहते नहीं, या तो 5,000 दो या फिर अपनी बेटी रखो, हम बिना शादी करे जा रहे हैं। फिर रामलाल गिड़गिड़ाते हैं, कहते नहीं, मेरी इज्जत मत मिट्टी में मिलाइए, अगर आप चले गए तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो कहते ठीक है, फिर 5,000 दे दो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. तो रामलाल गए, उन्होंने अपनी तिजोरी से जितने उनके पास पैसे थे वो निकाले, गिने और 5,000 रुपए उसके चरणों में रख दिए। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. तो लालच से बिशांबर बड़ा खुश हो गया, उसका चेहरा चमक गया कि मैंने सही दाव खेला, मुझे पैसे मिल गए। और फिर बिशांबर ने कहा कि ठीक है, अब वरमाला ले आइए। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up straight at her prospective husband, and in her eyes was neither anger nor hate, only cold contempt. तो इस बार जब भोली के सर से वो गिरा, पल्लू गिरा, तो उसने उसको बहुत ही जब पैसे मांगे उसने बिशांबर ने, तो वो भोली की नजरों से गिर गया। Bishambar raised the garland to place it around the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and flung into the fire. She got up and threw away the veil. Pitaji, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without the slightest stammer. तो जैसे बिशांबर उसको माला डालने लगा, उसने माला में हाथ मारा और वो दूर जाके पड़ी, और उसने बिना हकलाए बिल्कुल साफ क्लियर वॉइस में बोली, पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. तो अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि कितनी बदसूरत है और कितनी बेशर्म है, ये कैसे ऐसे सबके सामने बोल सकती है। भोली, are you crazy? shouted Ramlal. You want to disgrace your family? तो उसके पिताजी को घबराहट होने लगी। वो कहते हैं कि तुम हमारी इज्जत क्यों मिट्टी में मिला रही हो। For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. तो भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के लिए मैं इस बुजुर्ग लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये तो बहुत ही
लालची है और मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. तो जिसको बिल्कुल गूंगी गुड़िया लोग समझते थे, भोली गाय समझते थे, गूंगी गाय समझते थे, वो आज अपने लिए खड़ी हो गई। तो जब ये सुना भोली ने, एक ओल्ड वुमन ने उसको क्या बोला भोली को? तो भोली बहुत गुस्से से बोली कि हाँ, आप सबको लगा कि मैं गूंगी गाय हूं, लेकिन अब भी मैं बोल सकती हूँ। क्या आप चाहते हो मैं तुम्हें और जवाब दूं? तो बहुत गुस्से में बोली थी। विश्वम्बरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। तो विश्वम्बर वापस जाने लगा और बैंड वाले कंफ्यूज हो गए, उन्होंने विदाई का गाना बजाना शुरू कर दिया। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल को बड़ा धक्का लगा, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बारात लौट रही है, शादी हुई नहीं है। तो वो शर्म से अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था, और जो फेरों के लिए उन्होंने वो जलाई थी वो भी धीरे धीरे बुझने लगी। सब चले गए। रामलाल ने भोली को बोला कि तुमने ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब हम क्या करें, तुम अकेली जिंदगी कैसे काटोगी? And Sulekha said in a voice that was calm and steady, don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Polly, of course, she replied. तो वो सुलेखा जो हकला के बोलती थी, जो मंद बुद्धि थी, उसने बिल्कुल साफ आवाज में हिम्मत से बोला कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी और माँ की मैं सेवा करूंगी, और जिस स्कूल ने मुझे इतना कुछ सीखने को दिया है उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। तो जो उसकी टीचर थी, जिसने उसकी हिम्मत बांधी थी और उसको एक मजबूत इंसान बनाया, तो वो वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी, और उसने भोली को कहा कि हाँ भोली, तुम सही कह रही हो। And her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels while contemplating the completion of a masterpiece. बहुत सुंदर लाइन है कि टीचर ने जो मेहनत करके उसको एक मजबूत इंसान बनाया था, आज उसको इस बात की खुशी थी। ठीक है बेटा, क्लास के बाद ये रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इनके आप वर्ड मीनिंग्स देख सकते हैं। जो मैं रिसोर्स आपको देने वाली हूँ, बस हो गया मैम। जो रिसोर्स मैं आपको देने वाली हूँ बेटा, उसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, और ये जो नई शब्दावली है इसके आपको वर्ड मीनिंग जरूर देखिएगा बेटा, ताकि आप ये जो नए शब्द आपने सीखे हैं आप उनके अर्थ समझ सकें और उनको इस्तेमाल कर सकें। और इस कहानी का एक सारांश भी छोटे से 300 शब्द में, बहुत आसान शब्दों में आपको यहाँ पे पढ़ के समझ में आ जाएगा। लंबा चैप्टर है, अगर आप सारांश ये पढ़ेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा? ऑल राइट, बाय बेटा, बाय बेटा।